देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर कॉमेडियन कुणाल कामरा के तंज ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है और इस बीच उस स्टूडियो में पीएमसी का हथौड़ा चला है जिसमें कुणाल कामरा ने वो वीडियो शूट किया था जिस पर ये सारा बवाल हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएमसी की टीम हथौड़े के साथ स्टूडियो पहुंची थी। वहीं इससे पहले महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना के नेता प्रताप सरनाईक ने कहा था कि जिस स्टूडियो में कुणाल कामरा ने शिवसेना पर टिप्पणी की वो स्टूडियो अवैध है और उस पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। इसके लिए पीएमसी कमिश्नर से मैंने बात की है और सारे विवाद के बाद स्टूडियो ने सोमवार को कहा कि हमें निशाना बनाकर की गई हाल ही की बर्बर घटनाओं से हम स्तब्ध और चिंतित हैं और पूरी तरह टूट चुके हैं। कलाकार अपने विचारों और रचनात्मक चयन के लिए पूरी तरह से स्वयं जिम्मेदार हैं। हम तब तक काम बंद कर रहे हैं जब तक हम खुद को और अपनी संपत्ति को खतरे में डाले बिना मुक्त अभिव्यक्ति के लिए मंच प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं खोज लेते। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कॉमेडियन कुणाल कामरा के शो को लेकर हो रहे विवाद पर कहा कि कल जो कुछ भी हुआ वो स्वाभाविक तो नहीं था। वे लोग उस बात से आहत क्यों हो गए? वहाँ कोई नाम नहीं लिया गया। कामरा की कविता में कहा गया गद्दार। इसके बाद शिंदे के समर्थकों ने प्रतिक्रिया दी। इसका मतलब यह है कि वो इस बात को स्वीकार करते हैं जो कहा गया। यह कुछ छुटपुट घटना नहीं है। मुख्यमंत्री को हर पल की खबर मिलती रहती है। मैंने देखा है कि मुख्यमंत्री ऑफिस किस तरह काम करता है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुझे लगता है कि यह दिखाने की कोशिश की गई कि मुख्यमंत्री स्थिति पर नियंत्रण रखने में असमर्थ हैं। श्रीमान फडणवीस अब मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री हैं। उनमें से एक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो पहचाने कि कौन है जो दंगा भड़का रहे हैं। वो महाराष्ट्र का नाम खराब कर रहे हैं। वो उनकी छवि को एक असफल मुख्यमंत्री के रूप में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे मन में मुख्यमंत्री फडणवीस को लेकर कोई सहानुभूति नहीं है, मगर अब वो मुख्यमंत्री हैं और हम विपक्ष, इसीलिए हमें राज्य के हालात के बारे में सोचने की जरूरत है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को कुछ समय तक कोई न्यायिक जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी। इस फैसले की जानकारी दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने दी। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा पर आरोप लगे हैं कि नई दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास से भारी मात्रा में कैश मिला है। 14 मार्च 2025 को उनके आवास के एक स्टोर रूम में आग लगी थी, जहां पर कथित तौर पर उनके घर से बड़ी मात्रा में कैश मिला था। फिलहाल जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इन हाउस जांच प्रक्रिया जारी है। इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने 3 जजों की कमेटी बनाई है। बता दें कि इस बारे में 22 मार्च 2025 की रात को सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्ट पब्लिक की थी। उसमें दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय की इस घटना पर रिपोर्ट और जज यशवंत वर्मा का बचाव है। महाराष्ट्र के नागपुर में पिछले दिनों हुई हिंसा के मुख्य अभियुक्त के घर सोमवार को नगरीय प्रशासन की एक टीम ने बुलडोजर कार्रवाई की है। पीटीआई के मुताबिक प्रशासन की टीम नागपुर में हुई हिंसा के मुख्य अभियुक्त फहीम खान के मकान का एक कथित अवैध हिस्सा गिराने पहुंची थी। प्रशासन की इस कार्रवाई का एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी इंजीनियर सुनील गजभिये ने समाचार एजेंसी ANI को बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक शिकायत की जांच करने के आदेश थे। उस मामले में हमने पूरी जांच की। 24 घंटे पहले एक नोटिस जारी किया गया और समय सीमा पूरी हो जाने के बाद हमने कार्रवाई की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि अगर RSS शिक्षा व्यवस्था पर पूरा नियंत्रण कर ले तो देश बर्बाद हो जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के घटक दलों के विचारधाराओं और नीतियों में कुछ मामूली मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वे देश की शिक्षा व्यवस्था पर कभी समझौता नहीं कर सकते। कांग्रेस नेता ने कहा कि एक संगठन देश के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करना चाहता है। उस संगठन का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। अगर शिक्षा व्यवस्था उनके हाथों में चली गई, जो वास्तव में धीरे धीरे हो रहा है, तो यह देश बर्बाद हो जाएगा। किसी को नौकरी नहीं मिलेगी और देश खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक के संबद्ध छात्र संगठनों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान यह बात कही। कांग्रेस ने सोमवार को दावा किया कि संसद को स्थगित करवाने के लिए भाजपा ने पूरी तरह से फर्जी मुद्दा उठाया ताकि दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस
यशवंत वर्मा के आचरण के बेहद गंभीर मामले पर चर्चा न हो। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा में भाजपा के सदस्य कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुसलमानों के लिए आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए संविधान में बदलाव का कथित तौर पर सुझाव दिया है। हालांकि शिव कुमार ने कहा है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि धर्म आधारित आरक्षण देने के लिए संविधान में किसी भी तरह से संशोधन किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को केरल बीजेपी का नया अध्यक्ष चुना गया है। इसकी जानकारी बीजेपी केरल ने अपने एक्स अकाउंट पर साझा की। बीजेपी केरल ने अपने पोस्ट पर लिखा, पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को सर्वसम्मति से राज्य का नया अध्यक्ष चुना गया। वह के सुरेंद्रन की जगह लेंगे। इसका ऐलान निर्वाचन अधिकारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया। इस ऐलान के दौरान राज्य के वरिष्ठ नेता लोग भी उपस्थित थे, जिनमें केरल प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर, सह प्रभारी अपराजिता सारंगी और सह निर्वाचन अधिकारी भी शामिल थे। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख जगनमोहन रेड्डी ने सोमवार को आंध्र प्रदेश में एनडीए की गठबंधन सरकार की किसानों की कथित उपेक्षा के लिए आलोचना की और बेमौसम बारिश के कारण किसानों को हुए नुकसानों के लिए तत्काल मुआवजे की मांग की। कडप्पा जिले के थाटारेड्डीपल्ली गांव में क्षतिग्रस्त केले की फसलों का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि किसान संकट में हैं। रेड्डी ने पत्रकारों से कहा कि गठबंधन सरकार को उन किसानों की कोई चिंता नहीं है जिन्होंने तूफान और बेमौसम बारिश के कारण अपनी खड़ी फसल को खो दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा विवाद पर बयान आया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को अपमानित करने की कोशिश की, वह गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कामरा को पता होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने साफ कर दिया है कि कौन देशद्रोही है और कौन नहीं। आपको हम पर कॉमेडी व्यंग्य करने का अधिकार है, लेकिन अगर जानबूझकर ऐसे बड़े नेताओं को अपमानित और बदनाम करने की कोशिश की गई तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हैबिटेट कॉमेडी क्लब में तोड़फोड़ को लेकर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर पर शिवसेना युवा सेना के महासचिव राहुल कनाल ने कहा कि यह कानून को हाथ में लेने की बात नहीं है, यह पूरी तरह से आपके आत्मसम्मान की बात है। जब बात बुजुर्गों या देश के सम्मानित नागरिकों की आती है, जब आपके बुजुर्गों को निशाना बनाया जाता है, तो आप उस मानसिकता के किसी व्यक्ति को निशाना बनाएंगे। संदेश कुणाल कामरा के लिए स्पष्ट है। अभी तो यह ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जब भी आप मुंबई में होंगे, आपको शिवसेना शैली में अच्छा सबक मिलेगा। कॉमेडियन कुणाल कामरा द्वारा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर की गई टिप्पणी और शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं द्वारा कामरा के ऑफिस में की गई कथित तोड़फोड़ पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि यह दुखद है और ये लोग महाराष्ट्र को बर्बाद कर रहे हैं। यह एक ऐसा राज्य है जहां से देश की आर्थिक प्रगति होती थी, जहां निवेश आता था। महाराष्ट्र में जो माहौल ये बना रहे हैं, कोई निवेशक यहाँ नहीं आएगा। महाराष्ट्र के युवा पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। कांग्रेस नेता ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि वे आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। विपक्ष का काम सत्ता पक्ष को आईना दिखाना है, वे उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। वहीं शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मुझे लगता है कि यह हिंसा का बहुत ही बेशर्मी भरा प्रयोग है और सरकार में रहते हुए कानून और व्यवस्था को अपने हाथ में लेना है, क्योंकि आपको कुछ कॉमेडी से आपत्ति है। यही कुणाल कामरा 2014 से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूपीए सरकार पर और भी गंभीर चुटकुले सुनाते थे और हमने कभी किसी तरह की हिंसा होते नहीं देखी। वह हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। यह एकनाथ शिंदे की पार्टी की ओर से वही करने का बेशर्म प्रयास है जो उन्होंने किया है। लोगों को धमकाने की कोशिश, लोगों को डराने की कोशिश। राज्यसभा में सोमवार को संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण से जुड़ा मुद्दा उठाया, जिस पर हंगामा हुआ और सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दरअसल किरण रिजिजू ने इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे से पार्टी का रुख स्पष्ट करने की मांग की थी। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक उन्होंने यह मांग कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के उस बयान का हवाला देते हुए की थी, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर
सार्वजनिक अनुबंध में मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव करने की बात कही थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ और जिम्मेदार नेता जो एक संवैधानिक पद पर हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि वो भारत के संविधान में बदलाव करना चाहते हैं ताकि कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय को सार्वजनिक अनुबंध में आरक्षण दिया जा सके। किरण रिजिजू ने कहा कि हम इस बयान को हल्के में नहीं ले सकते। इस तरह का बयान किसी साधारण नेता ने दिया होता तो हम सदन के बाहर ही जवाब दे सकते थे, मगर यह बयान एक ऐसे व्यक्ति की ओर से आया है जो एक संवैधानिक पद पर है। उन्होंने साफ साफ यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम समुदाय को आरक्षण मुहैया करवाएगी और उसके लिए वो भारत के संविधान में बदलाव करेंगे। यह अत्यंत गंभीर बात है। यह वो मामला है जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर दिए गए अपने बयान पर हो रहे विवाद को लेकर समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि मैं श्रीमान नड्डा की तुलना में एक समझदार नेता हूं। मैं पिछले 36 वर्षों से सदन में हूं। मुझे बेसिक समझ है। मैंने कैजुअली कह दिया था कि कई फैसलों के बाद कई बदलाव होंगे। पिछड़ा वर्ग के कोटे के मुताबिक पहले ही आरक्षण दिया जा चुका है। मैंने नहीं कहा है कि हम संविधान बदलने जा रहे हैं। वो लोग जो भी बता रहे हैं वो गलत है। हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं। वो हमारी पार्टी है जो इस देश में संविधान लेकर आई है। मैं इस मामले में मुकदमा लड़ूंगा। वो लोग मेरे बयान को गलत ढंग से पेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे विवाद के दौरान राज्यसभा के नेता JP नड्डा ने कहा था कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है। भीमराव अंबेडकर के मार्गदर्शन में बने संविधान को कोई नहीं बदल सकता। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.